तो आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है, अभी तक हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है? तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ old pi bond and formation of new covalent bond is called organic reaction. जरी सी गलती हो गई यहाँ पे। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। होता क्या है इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि एक सपोज करो कार्बन के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड है इसका क्या होता है, ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद अगर न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, जैसे कि ऐसे देखते हैं हम इसको, जैसे कि CX है और यहाँ पे कोई OH है। तो यहाँ पे क्या होगा, X क्या है, हेलोजन है। तो हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अपना इस बॉन्ड को क्या हो जाएगा, टूटेगा। और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, OH के साथ। तो यहाँ पे X का जो ब्रेक था, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड था, वो टूट गया और नया कोवेलेंट बना किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपल। तो हमने बात करी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और नया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बन जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें ऑन अ sequential account of each step involving movement of इलेक्ट्रॉन, यानी किसी रिएक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कैसे नए बॉन्ड बन रहे हैं, एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी निकल रही है, किस रेट से नया प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है, रिएक्शन मैकेनिज्म के आती है। यानी ऑन अ सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड को बनने में एनर्जी लग रही है या फिर निकल रही है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब जिसके अंदर स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हुई। अब होगा क्या, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जो कि किस तरह एक्ट कर रहा होगा, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा होगा। इसके ऊपर एक अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर यानी सबस्ट्रेट के ऊपर जब रिएजेंट एक्ट करता है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है,
इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, यही इंटरमीडिएट फिर बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, प्रोडक्ट में। जैसे कि समझना, जैसे कि एक RX बॉन्ड था, यहाँ पे OH नेगेटिव आया, RX ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब ये R पॉजिटिव हो गया। अब जब R पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब यहाँ पे ROH बना तो ये क्या कहलाता है, एक, तो यहाँ ये पूरा मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म है। यहाँ पे सबस्ट्रेट वो होता है जो कार्बन दे रहा होता है, सबस्ट्रेट वो होता है जो कार्बन दे रहा होता है, यानी ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है। रिएजेंट कौन है, यहाँ पे OH है। रिएजेंट कौन है, OH। ये रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। बात करेंगे क्या होता है। तो सबस्ट्रेट वो होता है जो रिएक्शन में कार्बन को डोनेट कर रहा होता है। रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा होता है। और इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बनता है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट क्या होता है, उससे पहले देखते हैं कि रिएजेंट से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, बॉन्ड क्लीवेज, यानी बॉन्ड कैसे टूटता है, बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, ये बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फ्यूजन जो होता है ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। ये बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फ्यूजन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन, और एक होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। बॉन्ड क्लीवेज कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होमोलाइटिक फ्यूजन होता है और एक हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है। होमो मतलब ही बता रहा है सेम, और लाइटिक मतलब टूटना, और हेट्रो मतलब डिफरेंट टूटना। मतलब क्या है सर, इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी जब बॉन्ड टूट रहा होगा और उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि सपोज करो ए था, ठीक है, बॉन्ड बना रखा था इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या हुआ, ए ने भी अपना बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और इस वाले ए ने भी अपना बॉन्ड बनने के लिए क्या दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अब इसमें क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, यानी ये बॉन्ड टूटा। और जब ये टूटेगा तो इन्होंने क्या करा, इक्वल क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके चला गया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन करके शेयर करके चला गया। और यहाँ पे बना हमारे सामने ए डॉट प्लस ए रेडिकल। इस डॉट को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल। यानी जब भी होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये किस में आता है, होमोलाइटिक फ्यूजन में होता है। अब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है ये बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि सपोज करो ए ने बी के साथ क्या बनाया था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी की क्या है, ज़्यादा है ए से, यानी बी ज़्यादा ताकतवर है ए से। तो बी क्या करेगा, ए के भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। ए के भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, बी की तरफ। और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी
ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव और बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ए ने जब ये बॉन्ड बना था कोवेलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच में, तो दोनों ने इक्वल इक्वल शेयरिंग से क्या बनाया था, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। लेकिन जब ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर ऑफ अ बी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी बी की वो ज्यादा थी, तो अब क्या करा, ए की भी इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया। और जब ए के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया तो यहाँ पे चार्ज डेवलप्ड हो गया। क्या डेवलप्ड हो गया, चार्ज डेवलप्ड हो गया। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। और ये जो क्लीवेज होता है इस तरह का, उसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन सिंपल याद रखना है। बॉन्ड क्लीवेज दो तरह का होता है, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर इलेक्ट्रॉन का, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो वो हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, दोनों की सेम थी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, सेम थी। और जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, कोई ज्यादा कमजोर भी नहीं है, तो दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो दोनों ने क्या करा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर लिया, ये इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके अलग हो गए। और इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और इसमें कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो कार्बोकैटायन होता है, और कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कार्ब एनायन आ जाता है। ठीक है, सिंपल। अभी तक कुछ भी समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा हमने अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रिएजेंट क्या होता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार इस पे कि बताओ होमोलाइटिक फिजन से बनने वाला, होमोलाइटिक से क्या बनता है, तो आपको बताना होगा कि रेडिकल कार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और हेट्रोलाइटिक से कार्ब एनायन और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंपल ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। रिएजेंट क्या होता है, जो क्या करता है, सबस्ट्रेट पे क्या करता है, अटैक करता है। रिएजेंट क्या होता है, दिस आर द मॉलिक्यूल विच आर अटैक ऑन सबस्ट्रेट। ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, जो अटैक करता है, अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संभावनाएं ज्यादा होगी, मिलने की संभावनाएं ज्यादा होगी, तो ये वहां अटैक करेगा। यानी अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो अभी तक हमने बात करा कि रिएजेंट जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। कुछ इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो रिच है यानी ये कहाँ अटैक करेगा, डेफिशिएंट पे अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन तो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन होगा। और जो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसके पास क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस होगा। तो यानी ये क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग होगा। न्यूक्लियस लविंग, जो कि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो न्यूक्लियस को लव करेगा ना, ताकि अट्रैक्शन हो। और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। और जो न्यूक्लियस लविंग होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सो सिंपल है, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। हमें सिंपल याद रखना है कि रिएजेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच वो होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा।
और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कहाँ अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा। तो सिंपल अपोजिट, जिसके पास होगा इलेक्ट्रॉन वो अटैक करेगा डेफिशिएंट सेंटर पे, और जिसके पास नहीं होगा इलेक्ट्रॉन वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस को ढूंढेगा ताकि उससे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सके। और जिसके पास नहीं होगा वो किसको ढूंढेगा, यानी न्यूक्लियस होगा इसके पास तो किसको ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस को लविंग करने वाला न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन लविंग इज इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या, कौन कौन से होते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं कि ऑल द स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, जितने भी स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सी। उसके बाद बात करते हैं CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, बात करें Cl नेगेटिव। ये सारे क्या नेगेटिव चार्ज है इनकी स्पीसीज के पास, तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वही बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यानी ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या रहे, पॉजिटिव चार्ज रहे, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, नहीं इसमें ऐसे कर ले, इसमें रुको, इसके बाद सेकंड पॉइंट में एग्जांपल बता दे। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगे उनके पास वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो भी न्यूट्रल स्पीसीज है उनके पास अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ तो वो भी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे BF3, जैसे AlCl3 एक्सेट्रा। जैसे BF की बात करें तो B ने कितने बॉन्ड बनाए, कोवलेंट बॉन्ड 3, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी क्या होता है, 2s2 2p1, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो और तीनों उसने बॉन्ड बना दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। बात करते हैं नेक्स्ट है, यानी हमने बात करा न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट species having lone pair with complete octet, यानी ऐसे स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर भी हो और उनका ऑक्टेट भी क्या हो, कंप्लीट हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि H2O की बात करें तो इसका ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी है। जैसे कि ROH, जैसे कि बात करें NH3, इनके पास क्या लोन पेयर भी है और इनका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। तो ये कुछ हमने बात करी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने करी। तो रिएजेंट बात करा हमने, बॉन्ड का फ्यूजन बात करा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।
इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट देखते हैं अब। इंटरमीडिएट देखते हैं। तो इंटरमीडिएट, इंटर मतलब होता है बीच में, जो रिएक्शन के दौरान बना हो उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे कि सपोज करो आर एक्स है, एक ये सबट्रेट है, और इस सबट्रेट पे क्या है, एक रिएजेंट ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया OH नेगेटिव ने, यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा? इस पे अटैक कर दिया। तो ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसके आर के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? अपनी तरफ शिफ्ट करके और बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा, और बॉन्ड कर तोड़ के चला गया तो यहाँ क्या बना? आर पॉजिटिव बना। और यही जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो इनका क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या बन जाएगा? यहाँ पे आर OH का बॉन्ड बन जाएगा, यानी OH क्या कर देगा? इस पे अटैक कर देगा, और जब OH अटैक कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? ROH। और ये जो R पॉजिटिव बना कुछ क्षण के लिए रिएक्शन के दौरान, इसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। अभी जो इंटरमीडिएट होता है ये बहुत तरह का हो सकता है। कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बेनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, यानी इंटरमीडिएट बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की बात करते हैं। तो कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन कहलाता है। जैसे कार्बन है, CH3 लेते हैं, H फिर H, और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है ये। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किस तरह एक्ट कर रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा। किस तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोएनाइन की। कार्बोएनाइन की बात करते हैं। तो कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसको क्या कहते हैं? कार्बोएनाइन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, CH3 नेगेटिव, जैसे CH और ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आया है या गया है? इलेक्ट्रॉन आया है। इलेक्ट्रॉन आया है यानी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ आए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट? कंप्लीट ऑक्टेट हुआ। और कंप्लीट ऑक्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट भी है और लोन पेयर भी है। और जिसके पास स्पीसीज हैविंग अ कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। अभी हमने बात करा न्यूक्लियोफाइल। तो यानी जो कार्बोनाइन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। कभी कभार क्या पूछ लेता है? हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले इस कार्बन की, इस बीच वाले कार्बन की, तो क्या होगा? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो लोन पेयर नहीं है इसके पास। तो लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर क्या होता है? sp2 होता है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। और इसके पास कितना है? इस कार्बन के बाद बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक लोन पेयर है, तो 3 और 1 4 हो गया, तो यानी 4 यानी sp3 हो गया। सिंपल।
अब बात करते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है। यानी फ्री रेडिकल कब बनता है, जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। यानी इसको डिफाइन करें तो स्पीसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी स्पीसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें CH3 और फ्री रेडिकल को ऐसे डिनोट करते हैं, रुको मिट गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि CH3 डॉट, ये डॉट क्या बता रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये इधर H है, इधर H है और इधर भी H है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। यानी अभी तक हमने बात करा दो चीजें, कार्बोकैटायन जो होता है और फ्री रेडिकल, वो दोनों ही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और कार्बेनाइन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने बात करा इंटरमीडिएट और रिएजेंट की बात करा और बॉन्ड फ्यूजन की बात करा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक है और क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम 3 इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट को एक और नाम से जानते हैं रेजोनेंस। और ये वर्ड हमने पहले पढ़ा भी था, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आया भी था। ठीक है, अब तीनों इफेक्ट को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट लेते हैं यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज अ partial डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये एक ऐसा इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, ये जो आई इफेक्ट है इसके टाइप होते हैं, तो टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ आई इफेक्ट की बात करें तो ये कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक प्लस आई इफेक्ट और ये क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है उसको एक और नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जरा सा रुको, इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा। और माइनस आई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा सिस्टम से। ठीक है, तो ये होता है।
यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है और ये दो तरह का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है और माइनस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होता है, सिंपल। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, ऑर्डर है, जिनको हमें थोड़ा याद करना है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो सबसे पहले, यानी इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तभी ना जिसके पास होगा। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे कि उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी डोनेट करेगा। जैसे कि 3 डिग्री मिथाइल, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री मिथाइल। ये ऑर्डर याद रखना है हमें, 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 1 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद है टी, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये प्लस आई का इफेक्ट है, आपको ज़्यादा नहीं, बस 3, ये इनको याद करना है, इसमें इससे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, माइनस आई इफेक्ट को याद करना, इसके ऑर्डर को याद करना इंपॉर्टेंट है, माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को। तो इसके माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को बात करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो होता है वो -NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव। N क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, और R क्या है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप, और भी कितने, 3, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये। या फिर -NO2, या फिर साइनाइड, या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, यानी ये सीक्वेंस है, इसको याद रखना है। एल्डिहाइड यानी माइनस आई इफेक्ट एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कीटोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिर हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद फिर ईथर ग्रुप आ जाता है, OR। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद आता है एल्काइन, एल्काइन। उसके बाद आता है अमाइन, अमाइन के बाद आता है फिनाइल, क्या आता है, फिनाइल। उसके बाद आता है एल्कीन, एल्कीन, और लास्ट में कौन आता है, हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर आपको याद करना है माइनस आई इफेक्ट के। सबसे पहला क्या होता है, NR3, NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर उसके बाद एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ईथर, फिर अल्कोहल, फिर एल्काइन, फिर अमाइन, फिनाइल, और फिर ये क्या होता है, एल्कीन, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर है, हमें क्या करना है, याद करना है, तभी हमें आई इफेक्ट को क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। इसके क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ, ये इफेक्ट था, इसके क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट की बात करते हैं। अगर एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट, इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो वो है स्टेबिलिटी। इससे हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो स्टेबिलिटी बताते हैं कार्बोकैटायन की। तो देखो कार्बोकैटायन क्या होता था, कार्बन जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कोई एक ग्रुप जुड़ा है, सपोज करो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आई जुड़ा हुआ है, प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। और कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन का लविंग है, और ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है इसको, तो यानी ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। प्लस आई क्या कर रहा है, इसको कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है। तो इसलिए तो बोल रहा है मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई के। वही अगर बात करते हैं, ये कार्बोकैटायन था, अब यहाँ पे प्लस आई ग्रुप ना जुड़ के माइनस आई ग्रुप जुड़ जाए। अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ गया तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अपनी ओर क्या कर रहा होगा, शिफ्ट कर रहा होगा, यानी विड्रॉ कर रहा होगा। एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऊपर से इससे और इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो ये स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई के। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है, फिर उसके बाद CH3 CH2 पॉजिटिव है, उसके बाद CH3 CH पॉजिटिव और CH3 है, ठीक है। तो यहाँ देखना, इसके पास कोई भी आई ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये पहले से कार्बन है, ठीक है। इसके पास कुछ भी आई नहीं है। इसके पास एक आई ग्रुप तो है, CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा इसके अंदर, यानी ये प्लस आई ग्रुप है। और यहाँ पे क्या है, ये CH3 भी है और यहाँ पे एक और CH3 ऐड है, यानी यहाँ पे प्लस आई और प्लस आई ग्रुप है, और यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही होगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन तीनों में से, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ये स्टेबल होगा क्योंकि ये भी डोनेट कर रहा है, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं है, ये क्या होगा, ये कार्बोकैटायन क्या होगा, इन तीनों के मुकाबले में थोड़ा सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, और उसके बाद क्या है, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो, एक बात यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो होगी 2.50, कितनी होगी, 2.50। और जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कितनी होगी, 2.75। और जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 3.25, यानी कार्बन और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। इसी से ये थोड़ा हेल्प करेगा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.75, यानी ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद कर रहा होगा या लेना पसंद कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करना पसंद कर रहा होगा, यानी ले रहा होगा, इससे इस कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। ये भी क्या कर रहा होगा, ये भी इससे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, अपनी ओर शिफ्ट कर रहा होगा। और ये CH3 क्या कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है और ये क्या है, माइनस आई, और ये भी क्या है, माइनस आई। लेकिन सबसे ज्यादा कौन, इन दोनों में भी सबसे ज्यादा कौन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, जो ज्यादा ताकतवर होगा। और ज्यादा ताकतवर कौन है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन है, अगर इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है, 1 वाला, उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 2 वाला। क्योंकि 3 में देखो, 3 में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.75, इसकी कितनी है, 3.75। 2.75 ज्यादा ताकतवर हो गया, 3.75 ज्यादा ताकतवर होगा, 3.575 3.25 ज्यादा ताकतवर होगा। और ये अगर ज्यादा ताकतवर है तो ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को कार्बोकैटायन से क्या कर रहा होगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये उससे कम कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 CH2 और इस CH पे लगा हुआ है NO2, ठीक है। इधर बात करते हैं, CH3 CH
CH2 और इस पे क्या लगा हुआ है CH3। तो देखना सबसे पहले पहचानना है कि कौन आई ग्रुप है कौन माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, अभी हमने पढ़ा ये क्या है माइनस आई ग्रुप, और तो ये CH3 है, इधर भी CH3, और ये क्या है प्लस आई ग्रुप, और इधर भी क्या है CH3 प्लस आई ग्रुप, और ये भी ये क्या है प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पे प्लस प्लस आई ग्रुप है, यानी इसको क्या दे रहे होंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्या कर रहा होगा शिफ्ट हो रहा होगा, इसको दे रहे होंगे कार्बोकैटायन को, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये NO2 क्या कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा होगा शिफ्ट कर रहा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। अगर एक और एग्जांपल बोले तो CH3 CH2 और फिर क्या है CH2 पॉजिटिव है, और इधर क्या है Cl CH2 पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों में बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। देखो ये CH3 है और CH है, यानी प्लस आई ग्रुप लगे हुए इधर, और ये जो Cl है ये क्या है माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा अपनी ओर शिफ्ट कर रहा होगा, और CH3 वाला क्या कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को कार्बोकैटायन की ओर शिफ्ट कर रहा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू द दिस, ठीक है। तो ये हमने बात करी कुछ, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, यानी अब कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं। तो अगर कार्बो एनायन की बात करें तो स्टेबिलिटी की, तो कार्बन एनायन मतलब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। समझना कार्बन एनायन मतलब ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या होता है कार्ब एनायन होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ एक प्लस आई ग्रुप इससे जुड़ा, अगर ये प्लस आई ग्रुप जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन था ही और इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ये प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है कार्ब एनायन को डोनेट कर रहा है। और अगर कार्बो एनायन को इलेक्ट्रॉन और डोनेट करते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो ये स्पीसीज स्टेबल हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है बिगाड़ देता है। और वही अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की, स्टेबिलिटी को कौन अच्छा करता है तो वो करता है माइनस आई ग्रुप। कौन माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन था इसके पास, अब इलेक्ट्रॉन को ये माइनस आई ग्रुप ने क्या करा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी ओर शिफ्ट करेगा, अपनी ओर शिफ्ट करेगा यानी इसको क्या बनाएगा स्टेबल बनाएगा, क्या बनाएगा स्टेबल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनस्टेबल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखते हैं CH3 CH2 नेगेटिव है, फिर क्या है CH3 CH नेगेटिव, फिर क्या है यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे क्या है CH3 C नेगेटिव, और उसके बाद क्या है CH3 CH3 है, ठीक है। इनमें बताना है कि सबसे ज्यादा कार्ब एनायन कौन सा स्टेबल है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कितने हैं दो प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई है ये भी प्लस आई है, और यहाँ पे कितने हैं तीन है, तीन प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो ये भी प्लस आई है ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। देखो यहाँ पे एक इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको कार्बन आयन को, और यहाँ पे तीनों दे रहे हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर कम होगी, इसके ऊपर उससे थोड़ा ज्यादा होगी, और इससे सबसे ज्यादा किसके पास होगी इसके पास, क्योंकि तीन तीन लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और तीन तीन लोग अगर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बहुत ही खराब हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पे ये, उसके बाद ये, और फिर लास्ट में क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर नेगेटिव, फिर क्या है यहाँ पे CH2 CH
CH नेगेटिव, और उसके बाद क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, इनमें बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। देखो ये CH3 तो क्या है, प्लस आई की तरह एक्ट कर रहा है, और CH2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो ये माइनस आई की तरह, और